आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के हवाले से। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यहाँ पे मेटलर्जी में दो चीजों में हेल्प करेंगे। ठीक है, नंबर वन, पहली चीज जिसमें थर्मोडायनेमिक्स हमारी हेल्प करेगा वो ये है कि हम किस एलिमेंट को, किस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर सकते हैं फॉर सुटेबली कैरिंग आउट द रिडक्शन ऑफ दिस ऑक्सीडाइज्ड ओर। ठीक है, नंबर सेकंड, दूसरी चीज जिसमें हमें हेल्प करेगा थर्मोडायनेमिक्स वो ये होगा कि किस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कोई भी रिडक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसानी से स्मूथली कैरी आउट हो जाएगी। ठीक, सो पहली बात, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी हमें क्या देगा यहाँ पे? नंबर वन, फर्स्ट थिंग इज दैट इट विल टेल अस अबाउट द which element, or I can simply say that the reducing agent. ठीक, reducing agent, reducing agent के बारे में हमें बताएगा। reducing agent which is most suitable reducing agent which is most suitable for carrying out reduction of oxidized ore। जैसा कि हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में ऑलरेडी बताया कि लास्ट स्टेप जो होता है एक्सट्रैक्शन में, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम द ओर। उसमें हम दो चीजें करते हैं। हम सबसे पहले उस ओर को ऑक्सीडाइज करते हैं। फाइनली हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड ओर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? उस ऑक्साइड की हम रिडक्शन करते हैं यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हमने स्मेल्टिंग बताया था, वी कैन यूज कार्बन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इसी तरीके से ऑटो रिडक्शन हमने देखा था। इसी तरीके से हम कोई दूसरा एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं टू कैरी आउट द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, एंड थर्मोडायनेमिक्स विल गाइड अस इन चूजिंग ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कैरिंग आउट the particular reduction of that particular oxide ore। ठीक, नंबर सेकंड, दूसरी चीज जो हमें थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे हेल्प करेगा, that is it will tell us about the optimum temperature। ठीक, optimum temperature at which reduction is carried out smoothly। reduction is carried out स्मूथली। ठीक, सो पहला पॉइंट ये कि ये हमें गाइड करेगा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करने में और ऑप्टिमम टेम्परेचर चूज करने में। ठीक, क्योंकि वी नो रिएक्शंस जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ही हमें बताएगा कि टेम्परेचर कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, कितने टेम्परेचर पे रिडक्शन स्मूथली कैरी आउट होगी। अगर हमने एक टेम्परेचर फिक्स किया, क्या उस फिक्स्ड टेम्परेचर पे रिडक्शन होगी अच्छे तरीके से कि नहीं? अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रिडक्शन होगी कि नहीं? अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा किया तो रिडक्शन प्रोसेस का क्या होगा? ये दो चीजें हमें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? और इस चीज के लिए हमें गाइड करेगा एक डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज एलिंघम डायग्राम। ठीक, एलिंघम डायग्राम पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक, आपने 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि उस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी, इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, डेल्टा जी का वैल्यू होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है ना? और डेल्टा जी भी आप लोगों को पता होगा, डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। डेल्टा जी इज इटसेल्फ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, दैट मींस कि डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए दो कंडीशंस हैं, दो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच और डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है? यू नो, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज and delta S is the entropy change। ठीक, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो एंथैल्पी चेंज भी आपको पता है किसको कहते हैं? एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है जब भी कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में द अमाउंट ऑफ एनर्जी
evolved और the amount of energy absorbed during a chemical reaction, उसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, ठीक है। और एंट्रोपी किसको कहते हैं? एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सबस्टेंस, ठीक है ना। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज जरूर होगा और कुछ ना कुछ एंट्रोपी चेंज होगा, ठीक है ना। नाउ डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, ये इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक। नाउ डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए तीन कंडीशंस हैं, तीन तरीकों से डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन जो है, नंबर फर्स्ट कंडीशन इज दैट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव व्हेन डेल्टा H is negative, when delta H is negative, and when delta S is positive, when delta S is पॉजिटिव, ठीक। मतलब रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए और उस रिएक्शन के दौरान डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू है फॉर एग्जांपल 500 -500 जूल्स, ठीक। किसी रिएक्शन को होने के लिए किसी रिएक्शन को जब हम कर रहे हैं उसका डेल्टा H का वैल्यू है 500 जूल्स, मतलब उस रिएक्शन में 500 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और उसके लिए डेल्टा S का जो वैल्यू है, डेल्टा S का जो वैल्यू है, लेट्स से फॉर एग्जांपल डेल्टा S का वैल्यू है प्लस 10, ठीक। डेल्टा S का वैल्यू है +10, ठीक है। नाउ अगर मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल दूं एंड लेट्स सपोज the reaction is carried out at a temperature of say 100 Kelvin, ठीक है ना। अगर मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर डाल दूं, I'll say delta G will be equal to -500, ठीक, माइनस टेम्परेचर का वैल्यू कितना रखा हमने 100, ठीक, इनटू डेल्टा S का वैल्यू कितना है 10। सो अगर मैं इसको स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करूं, आई कैन फाइंड आउट इट विल बी -500 -1000, ठीक। तो ये टर्म भी नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव, एंड यू नो नेगेटिव एंड नेगेटिव जो है वो एड अप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन जो होगी दैट विल बी नेगेटिव, ठीक। सो द आंसर फॉर दिस कैलकुलेशन विल बी इट विल बी -1500, ठीक, -1500 जूल्स आंसर होगा। सो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस रिएक्शन जो हमारी होगी इट विल बी फिजिबल, ठीक। सो पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी नेगेटिव है और एंट्रोपी पॉजिटिव है, रिएक्शन हमेशा फिजिबल होगा, डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक। तो दूसरी कंडीशन जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, नंबर सेकंड कंडीशन कैन बी रिएक्शन हमारी जो है उसके लिए डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है लेकिन डेल्टा S का भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक। डेल्टा S का भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक। मिसाल के तौर पर हमने जो रिएक्शन की उसके लिए डेल्टा H का वैल्यू वही है -500 जूल्स, ठीक, और डेल्टा S का वैल्यू इस वक्त फॉर एग्जांपल -10 आ रहा है, ठीक, और रिएक्शन को मैं उसी टेम्परेचर पे कर रहा हूं 100 केल्विन, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, नाउ यू कैन सी हियर डेल्टा G विल बिकम इक्वल टू डेल्टा H का वैल्यू है -500, ठीक, देन इट इज माइनस, देन टेम्परेचर इज 100 इनटू S का वैल्यू कितना है -10, ठीक। सो इट विल बी -500 minus 100 into 10 is, it will be minus 1000, ठीक, so it will be minus 500 plus 1000, ठीक है। so minus plus subtraction हो जाएगा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव है तो इसकी साइन जो होगी it will be plus 500, ठीक, plus 500 means डेल्टा जी का वैल्यू आ गया पॉजिटिव, रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, ठीक है ना। किस टेम्परेचर पे? टेम्परेचर एट 100 केल्विन, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को सेम डेटा के साथ इसी रिएक्शन को कैरी करवाता हूं एट अ लोअर टेम्परेचर, ठीक, लेट्स से मैं टेम्परेचर रख रहा हूं 100 के बजाय 25 केल्विन, मैं स्टैटिस्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं लोअर टेम्परेचर पे कैरी आउट करवा रहा हूं, ठीक है ना। सो इफ द टेम्परेचर इज लोअर, व्हाट विल बी द वैल्यू? The delta G will be equal to delta H कितना है -500 प्लस माइनस टेम्परेचर मैंने कितना रखा है 25 इंटू -10, यही होगा, ठीक है। सो डेल्टा G का फाइनल वैल्यू जो होगा इट विल बी -500 -250
it will be equal to minus 500 plus 250, it will be equal to minus 250. Again, the value of delta G comes out to be negative. तो that means इस statistical example से हम ये समझ रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन में एंथैल्पी नेगेटिव आ रहा है लेकिन एंट्रोपी भी नेगेटिव है, तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी रिएक्शन जो है वो नॉन फिजिबल हो। रिएक्शन उस वक्त भी फिजिबल हो सकती है प्रोवाइडेड वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन नॉट एट अ हाई टेम्परेचर बट एट अ लोअर टेम्परेचर। बात समझ रहे हैं आप? ठीक। सो दैट मींस दूसरी कंडीशन है कि अगर एंट्रोपी चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगा इस स्टेटमेंट का। ठीक। सो अगर कोई रिएक्शन एंथैल्पिकली फेवरेबल है, एंथैल्पिकली फेवरेबल का मतलब एंथैल्पी उसका नेगेटिव है, लेकिन एंट्रोपिकली वो नॉन फेवरेबल है। एंट्रोपिकली नॉन फेवरेबल का मतलब उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ठीक। तो उस सूरत में भी रिएक्शन feasible हो सकती है provided the temperature at which the reaction is carried out it should be low। ठीक है ना? और अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, if you increase the temperature increase करने से क्या होगा, delta G will become less and less negative। ठीक है ना? ये इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगा, रिएक्शन नॉन फिजिबल मतलब रिएक्शन लेस फिजिबल होती जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन ऐसी है जिस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, ठीक, लेकिन एंट्रोपी भी नेगेटिव है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। ठीक। उन रिएक्शंस के लिए जितना जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन उतनी लेस फिजिबल होती जाएगी, और जितना जितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा रिएक्शन उतनी फिजिबिलिटी की तरफ आ जाएगी। ठीक। तो अगर मैं टेम्परेचर 25 के बजाय 30 कर दूं, ठीक है ना, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 into 10 दैट मींस इट विल बिकम 300। हमारा वैल्यू जो होगा दैट विल बी -200। सो -250 से कहां आ जाएगा, -200, मतलब इसका डेल्टा जी का वैल्यू लेस नेगेटिव बन रहा है। अगर मैं 35 केल्विन कर दूं सो इट विल बी -350, सो हमारा आंसर आएगा -150। ठीक है ना? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो रही है बात? सो नंबर थर्ड, तीसरी कंडीशन जो है, तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन ये है कि कभी कोई रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जिसमें क्या होगा, डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक। और डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव होगा। दैट मींस ये वाली रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज एंथैल्पिकली नॉन फेवरेबल बट एंट्रोपिकली मोर फेवरेबल। ठीक है। इस सूरत में भी डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। वो कब होगा, वो तब होगा जब इस डेल्टा टी डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकली फिर से समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारी रिएक्शन जो है उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू 500 जूल्स है। ठीक। डेल्टा एस का वैल्यू 10 जूल्स है। ठीक है, डेल्टा एस का वैल्यू 10 जूल्स है। ठीक। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हम ले रहे हैं 100 केल्विन। ठीक। नाउ इस सूरत में जो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा दैट विल बी डेल्टा एच इज 500 माइनस टेम्परेचर इज 100 इनटू डेल्टा एस इज 10, डेल्टा एस इज 10। ठीक है। सो डेल्टा जी किसके बराबर होगा, 500 माइनस 1000, so it will be again -500। so हमारा डेल्टा जी का वैल्यू इस वक्त भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक। प्रोवाइडेड कि आपका ये वाला टर्म जो है टी डेल्टा एस, ठीक, टी डेल्टा एस शुड बी लार्जर देन डेल्टा एच। ठीक है। सो तीन चीजें हमने देखी। किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए नंबर 1 कंडीशन है वो एंथैल्पिकली भी फेवरेबल होनी चाहिए और एंट्रोपिकली भी फेवरेबल होनी चाहिए। ठीक है ना? दैट इज डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। ठीक। उस वक्त वो रिएक्शन हमेशा फिजिबल होगी। ठीक। नंबर 2 कंडीशन इज दैट अगर एंथैल्पिकली फेवरेबल है, डेल्टा एच नेगेटिव है, लेकिन एंट्रोपिकली नॉन फेवरेबल है, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है। उस वक्त भी डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, लेकिन कब नेगेटिव होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। जैसे जैसे इन रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ता जाएगा
डेल्टा जी का वैल्यू लेस नेगेटिव होता जाएगा। डेल्टा जी का वैल्यू लेस नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन लेस फीजिबल होती जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन, अगर रिएक्शन एंथैल्पिकली नॉन फेवरेबल है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है और एंट्रोपिकली फेवरेबल है, तो उस सूरत में भी रिएक्शन feasible हो सकती है, provided T delta S should be larger than delta H। ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब इसी के रिलेटेड हम धीरे धीरे बढ़ेंगे एलिंघम डायग्राम की तरफ और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिडक्शन, कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे चूज करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, ठीक। अब जैसा कि हमने समझ लिया कि रिएक्शन फीजिबल कब कब हो सकती है, किन किन कंडीशंस में हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। हम ऑक्साइड फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। नाउ से फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल केस लेता हूं। हमारे पास एक मेटल है, ठीक है। This metal is in the solid form. We know metals are usually in the solid form except for the mercury, ठीक। इसकी मैं रिएक्शन कर रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन इज ए गैस, ठीक। ऑक्सीजन इज ए गैस, ठीक है ना। नाउ जब ये आपस में कंबाइन होंगे, लेट्स से दे आर फॉर्मिंग एन ऑक्साइड ऑफ द टाइप MO2, ठीक। एंड ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स दे आर ऑलवेज इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या कंबशन रिएक्शंस जो होती है, वी ऑलरेडी नो दैट वो हमेशा एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। दैट मींस ऑक्साइड फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, उसके लिए डेल्टा H का वैल्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक ना। अब अगर हम इनकी एंट्रोपी की बात करें, इनकी रैंडमनेस की हम बात करें, ठीक है। Let's see from the reaction, अगर हम रिएक्शन की तरफ देखते हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हमारा है मेटल और ऑक्सीजन और बन रहा है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट्स की बात करें, मेटल की स्टेट में है सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन की स्टेट में है गैसियस स्टेट में। हमारा प्रोडक्ट ऑक्साइड जो बन रहा है वो भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस सॉलिड्स की बहुत ही कम होती है, एंट्रोपी उनकी बहुत ही कम होती है। उनसे ज्यादा लिक्विड्स की डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है और सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो होती है वो गैसेस की होती है, ठीक। तो अगर आप देखें इन द रिएक्टेंट साइड में सॉलिड है और we are using 1 mole of gas for example, ठीक है ना। 1 mole of gas and 1 mole of solid, ठीक। और आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट साइड में, सॉलिड मिल रहा है, ठीक। तो रिएक्टेंट साइड में आपके पास गैस था और प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिल रहा है, सॉलिड मिल रहा है, ठीक। तो रिएक्टेंट साइड में गैस होने की वजह से डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा। लेकिन जब ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा तो आपका जो सॉलिड यहाँ पे, आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उसकी स्टेट सॉलिड है और दैट मींस इसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो गया, कम, ठीक है। सो रिएक्टेंट साइड में डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा थी, प्रोडक्ट साइड में डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो गई, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के दौरान डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक। सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग। रिएक्टेंट साइड में रैंडमनेस ज्यादा था, प्रोडक्ट साइड्स में रैंडमनेस कम है। तो जब डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिक्रीज होता है उसके लिए हम साइन देते हैं नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा एस मींस डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। तो जब भी कोई ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी उसके लिए एंथैल्पिकली वो फेवरेबल होगा लेकिन एंट्रोपिकली लेस फेवरेबल होगा, ठीक। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए अभी हमने सीखा कि अगर ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी रिएक्शन है, वो रिएक्शन जो है उसका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, वो डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे डेल्टा जी का वैल्यू लेस एंड लेस नेगेटिव होता जाएगा। लेस और लेस नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन जो है वो लेस फीजिबल होती जाएगी, ठीक। तो अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें, जिस डायग्राम में हमने डेल्टा जी को प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉर एग्जांपल सबसे नीचे वाली कर्व जो है, नीचे वाली लाइन जो है, ये डिपिक्ट कर रहा है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरी लाइन एल्युमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्रोमियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्साइड। जिंक विद ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। आयरन विद ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड। सिमिलरली मर्क्यूरी विद ऑक्सीजन, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आप
पहले इसके बेसिस पे इस डायग्राम को, जिसको हम एलिंघम डायग्राम कहते हैं, एलिंघम डायग्राम सिंपली क्या है, इट इज अ प्लॉट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर फॉर ऑक्साइड्स, ठीक है ना। इसको हम सिर्फ ऑक्साइड्स के लिए ही लिमिट नहीं करते हैं, हम सल्फाइड्स की भी बात कर सकते हैं, हम हैलाइड्स की भी बात कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑक्साइड्स के रिलेटेड यहां पे डिस्कशन अपना करेंगे, ठीक। तो अगर आप देख रहे हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, यहां पे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, इसके सॉरी डेल्टा जी का वैल्यू 0 है, इसके नीचे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में दिखा रहा हूं और ऊपर पॉजिटिव दिखा रहा हूं, ठीक है। नाउ when the temperature, अगर मैं इस इक्वेशन, इस रिएक्शन की बात करूं, when the temperature was very low, when the temperature was very low, ठीक है, at low temperature डेल्टा जी का वैल्यू ये था, ठीक, at this temperature डेल्टा जी का वैल्यू ये था, this was the value of डेल्टा जी, ठीक। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, करो देखिए क्या जा रही है ऊपर, दैट मींस इस टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे डेल्टा जी का वैल्यू ये है। तो अगर मैं देखूं डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे नीचे जा रहा हूं मैं नेगेटिव, तो जितना जितना ऊपर जाएगा लेस एंड लेस नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट वाज -1000, ठीक है, यहां पे होगा -800, यहां पे होगा -700, यहां पे होगा -600, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यूज ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा जी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। जब टेम्परेचर कम था तो उस वक्त डेल्टा जी का वैल्यू -1000 था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है डेल्टा जी का वैल्यू -800, -700, -600 एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। दैट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये रिएक्शन जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट बिकम्स लेस एंड लेस फिजिबल, ठीक है। सिमिलरली एल्युमिनियम का देख लीजिए, टेम्परेचर कम था तो डेल्टा जी का वैल्यू ये था, टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है, ठीक। तो ऑलमोस्ट आप हर किसी लाइन में, हर किसी ऑक्साइड के रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, दैट मींस देयर इज अ डिक्रीज इन द फिजिबिलिटी ऑफ दैट रिएक्शन। क्लियर है बात, ठीक है। तो पहली बात एलिंघम डायग्राम में हमने ये समझी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। उसके बाद एक और चीज जो थर्मोडायनामिक्स हमें समझाता है वो ये, if I take the example of say these two reactions, for example मेरे पास एक मेटल है A, इसको मैं कंबाइन करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, it is giving AO2, ठीक। and there is another metal B, इसकी मैं रिएक्शन कर रहा हूं ऑक्सीजन के साथ and it is giving metal oxide BO2, ठीक। say for this reaction, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू है -100 joules, ठीक। and for this reaction डेल्टा जी इज -200 joules। तो अब अगर मैं आपसे ही पूछूं, इस रिएक्शन में AO2 ऑक्साइड बन रहा है, इस रिएक्शन में BO2 ऑक्साइड बन रहा है, ठीक। तो अगर मैं आप ही से पूछूं कि इन दो रिएक्शंस के डेल्टा जी के वैल्यूज देखकर आप ये बताइए कि इन रिएक्शंस में से ज्यादा फीजिबल रिएक्शन कौन है, ठीक। तो आप सिंपली क्या कहेंगे, वो वाली रिएक्शन ज्यादा फीजिबल है जिसका डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, ठीक। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखूं, इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा जी का वैल्यू कितना आ रहा है, -200, इसमें -100, दैट मींस दूसरी इक्वेशन, दूसरी रिएक्शन जो है वो ज्यादा फीजिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। ज्यादा फीजिबल रिएक्शन का मतलब ये ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ऑक्साइड, ठीक। इन टर्म्स ऑफ, इन अदर वर्ड्स मैं ये बोल सकता हूं इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी ज्यादा है तो BO2 ज्यादा स्टेबल है, इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी कम है, AO2 is less stable as compared to BO2, ठीक। So I can simply say that just by looking at the reactions, by looking at their delta G values, I can say BO2 is more stable than AO2। I hope ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। BO2 is more stable than AO2, ठीक है। अब अगर मैं इन्हीं दो को कपल करके एक रिएक्शन सेटअप कर दूं, ठीक। फॉर एग्जांपल आई एम सेटिंग अप दिस रिएक्शन, आई हैव BO2, ठीक। मैंने क्या लिया, BO2 लिया, ठीक। ये BO2 ऑक्साइड जो है, अब मैं इसकी रिएक्शन
ए के साथ कर रहा हूं, ए के साथ ए मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना। आई एम कैरिंग आउट दिस रिएक्शन विद द मेटल ए। What is the possible reaction? The possible reaction is that BO2 plus A, they will combine and they may result in the formation of AO2 plus B. AO2 plus B, ठीक। दूसरी रिएक्शन में दिखा रहा हूं AO2, AO2, इसकी मैं रिएक्शन मेटल B के साथ करवा रहा हूं। So the possible reaction is it will result in the formation of BO2 plus A। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड प्लीज इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करें। इफ आई एम कैरिंग आउट दिस रिएक्शन, आई एम टेकिंग BO2, इसकी रिएक्शन में A के साथ कर रहा हूं, तो ये क्या बना रहा है, AO2 प्लस B बाहर निकल रहा है। तो ऑक्साइड B की मैं क्या कर रहा हूं, रिडक्शन। रिडक्शन किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर BO2 की रिएक्शन में A के साथ करवा रहा हूं, तो ये A BO2 से क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन, ठीक, और खुद बाहर निकल रहा है। तो BO2 की हो रही है रिडक्शन, A की हो रही है ऑक्सीडेशन। मैं बोल सकता हूं ना A acts as the reducing agent, ठीक। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन में AO2 से ऑक्सीजन कौन निकाल रहा है, B, तो यहां पे B एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या पहली रिएक्शन फीजिबल है या दूसरी रिएक्शन फीजिबल है, ठीक है ना। वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा इनके डेल्टा जी के वैल्यूज, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमने क्या बताया, वी सिंपली सेड दैट BO2 is more stable than AO2, ठीक है ना। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इस रिएक्शन में मैंने स्टेबल BO2 को लिया है, उससे क्या बन रहा है, लेस स्टेबल AO2, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, नहीं। रिएक्शन तभी फीजिबल होगी जब वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ आए, ठीक है ना कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ, ठीक। सो अगर BO2 की रिएक्शन A के साथ हो रही है, ये AO2 बना रहा है, ठीक है, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल ऑक्साइड बना रहा है। दैट मींस दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। हाउएवर अगर मैं इस रिएक्शन की तरफ देखूं, AO2 is less stable and it is resulting in the formation of a more stable BO2. It leads from less stability of the oxide to more stability of the oxide. समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। So that means this reaction is feasible, this reaction is feasible। तो डेल्टा जी के वैल्यूज हमें क्या बता रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बता रहा है कि मैं किसको यूज कर सकता हूं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट A is not a suitable reducing agent to reduce BO2, ठीक है। However, B is a stable, it is a suitable reducing agent to reduce AO2, ठीक है। अब यही चीज अगर हम कहां से देखें, एलिंघम डायग्राम से देखें, क्योंकि एलिंघम डायग्राम में भी हमें क्या पता है, हमें इनके डेल्टा जी के वैल्यूज पता है, ठीक। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को कैरी आउट करूं, ठीक, Al plus 3 times O2 it gives Al2O3, Mg plus O2 it gives MgO, ठीक। तो अगर आप देखें इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू लेस नेगेटिव है, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि इस रिएक्शन से जो ऑक्साइड बनता है MgO is more stable than Al2O3. MgO is more stable than Al2O3. Now, if MgO is more stable than Al2O3, MgO is more stable than Al2O3. What does that mean? That means अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं Al2O3, इसकी रिएक्शन में Mg के साथ करता हूं, it will result in the formation of MgO प्लस एल्यूमिनियम, MgO प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन होगी, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक। तो आप सिंपली क्या देखेंगे, आप देखेंगे एलिंघम डायग्राम की तरफ। एलिंघम डायग्राम कहता है MgO is more stable than Al2O3. That means अगर आप Al2O3 की रिएक्शन Mg के साथ कर रहे हो तो MgO बनेगा। MgO ज्यादा स्टेबल है Al2O3 से, तो it is leading from less stable oxide to more stable oxide. That means this reaction is feasible, ठीक। तो अगर ये रिएक्शन feasible है, in other words मैं कह सकता हूं ना कि मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम can act as reducing agent. मैग्नीशियम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकाल सकता है, लेकिन अगर मुझे
ये वाली रिएक्शन करनी हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना हो यूजिंग एल्यूमिनियम, ठीक, द पॉसिबिलिटी इज दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड विल कंबाइन विद एल्यूमिनियम एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 प्लस मैग्नीशियम सेपरेट होगा, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस? नो, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आप रिएक्टेंट ले रहे हो ज्यादा स्टेबल और प्रोडक्ट आपका कम स्टेबल है, ठीक। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ हम जा रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। सो दैट मींस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप इस एलिंगम डायग्राम की तरफ देखेंगे, यू कैन फाइंड आउट, सिंपली आप बोल सकते हो कि कौन सा मेटल किस ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, आयरन की बात करूं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की बात करूं, ठीक। आयरन ऑक्साइड के नीचे कौन कौन है? जिंक ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब है ना आयरन ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल ये भी है, ये भी उससे ज्यादा स्टेबल है, ये भी इससे ज्यादा स्टेबल है, ये भी उससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो आयरन ऑक्साइड से ये वाले ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो जब भी मैं आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ करूं, वो क्या बना देगा? आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकाल के जिंक ऑक्साइड बनाएगा, विच इज फिजिबल। अगर मैंने FeO के साथ रिएक्शन की, किसकी? क्रोमियम की, तो वो क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल है, आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ओवरऑल एलिंगम डायग्राम की तरफ देखने से हमें यह पता चलता है, जो कोई भी मेटल एलिंगम डायग्राम में नीचे है, ठीक, वो अपने ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, फॉर एग्जांपल मैं क्रोमियम की बात करूं, अगर Cr2O3 है, Cr2O3, ठीक, Cr2O3 को मुझे रिड्यूस करना है टू क्रोमियम, तो मैं ये किस किस से कर सकता हूं? अगर मैं इसके अंदर इसके साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर दूं, तो ये क्या बनाएगा? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 प्लस क्रोमियम, ठीक है। इज दिस रिएक्शन फिजिबल? वी विल सी फ्रॉम दिस डायग्राम। इस डायग्राम से हम क्या देख रहे हैं? ये क्रोमियम ऑक्साइड ऊपर है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड नीचे है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम ऑक्साइड, दैट मींस aluminum oxide is more stable than chromium oxide, less stable to more stable, reaction is feasible, that means aluminum can reduce chromium, ठीक, chromium oxide। इसी तरीके से Cr2O3 की रिएक्शन अगर मैं मैग्नीशियम के साथ कर दूं, it will result in the formation of MgO plus chromium, ठीक है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस, दिस रिएक्शन इज अगेन पॉसिबल बिकॉज MgO इज मोर स्टेबल देन Cr2O3। MgO ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, रिएक्शन होगी, मतलब मैग्नीशियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक। गर्ज ये है कि एलिंगम डायग्राम में जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेटल्स नीचे हैं, ठीक है ना, उनके ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल है ऊपर वाले ऑक्साइड से। इसका मतलब कोई भी मेटल जो नीचे है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। सो एलिंगम डायग्राम, थर्मोडायनामिक्स कैन सिंपली टेल अस अबाउट दिस थिंग कि हम किस ऑक्साइड को किस मेटल से सूटेबली रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ, एक और चीज जो यहां पे हमें देखने को मिलेगी। चलिए बिहेवियर ऑफ कार्बन से पहले हम एक और चीज देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, ये मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसको गौर से देख लीजिएगा इस वाले सेटअप, ठीक। अभी हमने क्या बताया? हमने अभी बताया कि मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। मगर जब आप इन कर्व्स को ध्यान से देखते हो, ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसकी फिजिबिलिटी कम हो रही है, इसकी फिजिबिलिटी भी कम हो रही है। लेकिन यहां पे देख लीजिए दिस पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट पे एट दिस वेरी टेम्परेचर, ठीक,
इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे दोनों कर्व्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट मींस यहाँ पे जो कोइंसाइड हो रहा है ये इन दोनों के कर्व्स, कोइंसाइड होने का मतलब इन दोनों का डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, सेम, दोनों का डेल्टा जी का वैल्यू सेम है, ठीक है ना। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का डेल्टा जी का वैल्यू भी सेम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का डेल्टा जी का वैल्यू भी वही है, ठीक है ना। दैट मींस at this very temperature both magnesium oxide as well as aluminum oxide they are equally stable, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इससे आगे टेम्परेचर की बात करूं, इससे ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दूं, ठीक है ना, इससे ज्यादा टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊं, फॉर एग्जांपल एट दिस टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे अगर मैं इन कर्व्स का बिहेवियर देखूं, यू कैन सी हियर, ध्यान से देख लीजिएगा, ये है मैग्नीशियम की कर्व, दिस, ठीक, this is the curve for magnesium and this is the curve for aluminium. Now at this temperature, इस टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का डेल्टा जी का वैल्यू लेस नेगेटिव है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल के यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए, फॉर एग्जांपल इट वाज लाइक दिस, ठीक। सो यहां पर दिस इज फॉर मैग्नीशियम एंड दिस इज फॉर एल्युमिनियम, ठीक। जब तक हमने ये टेम्परेचर अटेन किया, इस टेम्परेचर तक, यहां से लेके यहां तक, इस टेम्परेचर तक कर्व मैग्नीशियम की नीचे थी और एल्युमिनियम की ऊपर थी। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल था एल्युमिनियम ऑक्साइड से, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर के बाद मैं फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, इस टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल, तो इस टेम्परेचर पे आप देख सकते हो क्लियरली कि एल्युमिनियम का कर्व नीचे आ रहा है और मैग्नीशियम का कर्व जो है वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब एट दिस वेरी टेम्परेचर और एट एनी टेम्परेचर बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से अगर मैं टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाता हूं, उस वक्त क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड becomes less stable and aluminum oxide becomes more stable, ठीक है ना। So up to this temperature, let's say for example I'll say T1 and this as T2. So up to T1 जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं करते हैं तब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, एल्युमिनियम ऑक्साइड कम स्टेबल है। मतलब तब तक मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक। लेकिन बियॉन्ड T1, जैसे मैं टेम्परेचर T1 से ज्यादा इंक्रीज करता हूं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की कर्व नीचे है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की कर्व ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड लेस स्टेबल है और एल्युमिनियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, ठीक। सो बियॉन्ड टेम्परेचर T1 Mg beyond temperature T1 Al2O3 is more stable than MgO. That means beyond temperature T1 this reaction is not feasible. Al2O3 plus Mg it will give MgO plus Al. It is not feasible. However, this reaction will be feasible. MgO plus Al it gives Al2O3 plus Mg, ठीक है। So that means T1 से जब इनकी कर्व्स क्रॉस ओवर नहीं करते थे तब तक मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता था, लेकिन बियॉन्ड दिस टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एलिंगहम डायग्राम अब एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। दैट मींस एलिंगहम डायग्राम आपको दोनों चीजें बता रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सूटेबल होगा और किस टेम्परेचर तक सूटेबल होगा, ठीक है ना। किस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम एक मेटल को दूसरे के ऑक्साइड को रिड्यूस करवा सकते हैं उससे, लेकिन उसके बाद यहां पे हम देख सकते हैं कि वहां पे उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, इसका टोटली रिवर्स हो जाता है। नाउ द मैग्नीशियम ऑक्साइड बिकम्स लेस स्टेबल and aluminum oxide becomes more stable. That means अब इस टेम्परेचर के बाद मैग्नीशियम कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Al2O3, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एलिंगहम डायग्राम पे, आपको सिंपली एलिंगहम डायग्राम में कुछ कर्व्स दिए गए होंगे और आपसे पूछा जा सकता है बताइए इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर के ऊपर कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे देख रहे हैं आप क्रॉस ओवर हो रहा है, अगर मैं क्रोमियम और
एल्यूमिनियम की बात, इस वाले की बात करूं, क्रोमियम और एल्यूमिनियम वाली कलर की बात करूं, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस क्रोमियम, ठीक, लेकिन नहीं यहां पे तो ठीक है। इसकी हम बात करें, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस क्रोमियम, ठीक, लेकिन जब ये यहां पे पहुंचते हैं इस टेम्परेचर पे इनकी फिजिबिलिटी एक जैसी होगी। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है और क्रोमियम नीचे जा रहा है। दैट मींस बियॉन्ड दिस टेम्परेचर मैग्नीशियम कैन नॉट रिड्यूस क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो दो चीजें हमने देख ली। इसी तरीके से एक तीसरा पॉइंट एलिंगम डायग्राम के हवाले से वो है बिहेवियर ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले कार्बन की बात करते हैं। अगर आप कर्व की तरफ देखें, ये है ना कार्बन का कर्व, दिस इज द कर्व ऑफ कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप ध्यान से देखें, यू कैन सी बाकियों में एक स्टीप स्लोप बन रहा था, ठीक है, हर किसी में देखिए इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में, कार्बन के केस में जो कर्व है वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द टेम्परेचर जा रहा है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द टेम्परेचर। दैट मींस कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनने के वक्त, कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है उस वक्त टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की फिजिबिलिटी कम नहीं होती है, ठीक है ना। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंबशन, ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो रिएक्शन हम यहां पे देख लेते हैं, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। अभी तक जो हम रिएक्शंस देख रहे थे, दे वर मेटल सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, इट वाज गिविंग मेटल ऑक्साइड सॉलिड, ठीक। तो इसका हमें समझ में आ गया। अब जरा इसकी बात करें, इसकी बात अगर हम करें तो इसमें हम डेल्टा एच का वैल्यू हम बोलेंगे कि नेगेटिव है, कंबशन है तो डेल्टा एच इज नेगेटिव। लेकिन डेल्टा एस की अगर बात करें, देखिए यहां पे आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी गैस बन रहा है, ठीक है। सो यहां पे भी 1 मोल ऑफ गैस बन रहा है और आपने स्टार्ट किया था 1 मोल ऑफ गैस से। दैट मींस रिएक्टेंट्स में जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था ऑलमोस्ट उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम किन में होगा, प्रोडक्ट्स में भी, ठीक। सो दैट मींस नेट चेंज इन एंट्रोपी जो होगा दैट विल बी 0। दैट मींस इसके केस में डेल्टा एस का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा एस का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। और अगर मैं ये रिएक्शन देखूं, इक्वेशन देखूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, delta s is approximately equal to 0, that means this term is approximately equal to 0, ठीक है ना। आप क्या है, टेम्परेचर कितना भी क्यों ना बढ़ाए, t डेल्टा s जो है इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डेल्टा जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए ऑलमोस्ट कार्बन वाली कर्व जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट आती है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज द बिहेवियर ऑफ behavior of carbon monoxide। behavior of carbon monoxide, this one, ये कर्व देख लीजिए, पिंक कलर की कर्व। इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो स्लोप इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, दैट मींस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर delta G for the reaction is becoming more and more negative, that means reaction is becoming more and more feasible, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें, इस रिएक्शन को फिर से एनालाइज करते हैं, कार्बन प्लस हाफ एन मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में यू हैव गैस, प्रोडक्ट साइड में अगेन गैस है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में आपके पास कितना था, हाफ एन मोल ऑफ गैस, प्रोडक्ट साइड में कितना मिल रहा है, 1 मोल ऑफ गैस। दैट मींस रिएक्टेंट साइड में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो कम था और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ज्यादा है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है ना। सो दैट मींस फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ठीक। सो व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज, उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है किसी भी टेम्परेचर पे, जो कि हमने पहले ही बताया था, ठीक है। तो तीन तरह के बिहेवियर्स हमने देखे। नॉर्मल जो मेटल्स है
with respect to increase in the temperature their feasibility decreases, ठीक. For carbon, formation of carbon dioxide feasibility almost remains same, and for carbon monoxide formation feasibility increases with the increase in temperature, ठीक है. एक लास्ट एक पॉइंट है, that is the transition temperature. ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? अगर आप इस कर्व को देखें, इस कर्व में आप देख रहे हो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी. मगर जब ये पॉइंट आता है इस टेम्परेचर पे 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इस टेम्परेचर के बाद फिजिबिलिटी फिर से डिक्रीज हो रही है, डेल्टा जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब स्लोप ज्यादा हो रहा है. स्लोप ज्यादा होने का मतलब अब डेल्टा जी का वैल्यू तेजी से मतलब इंक्रीज होने लगता है, तेजी से लेस नेगेटिव बनता है, ठीक है ना. यहाँ पे तेजी से ऐसा क्यों हो रहा है, इतना फास्टर क्यों डेल्टा जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना. ठीक, वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कर्व जो है वो ज्यादा स्लोप दिखाता है, ठीक है ना, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक. ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे मेटल अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक. मिसाल के तौर पर अगर हम इसी रिएक्शन की बात करें, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक. तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया. लेकिन जब आप टेम्परेचर 1200 रखते हो, 1200 के वक्त मैग्नीशियम जो है वो अब सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, वो वेपराइज हो जाता है. इट बिकम्स Mg gas plus O2 gas, it gives MgO gas, sorry MgO solid, ठीक है. अब अगर आप इस रिएक्शन की तरफ देखें, you can see on your reactant side you have this is a gaseous reactant, this is a gaseous reactant. यहाँ पे क्या था, एक ही रिएक्टेंट गैसियस था, 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है ना. यहाँ पे अब ये भी गैसियस बन गया, ये भी गैसियस बन गया. दैट मींस रिएक्टेंट्स में इधर ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इधर लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और वो दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सॉलिड फॉर्म में. दैट मींस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होता है, मोर पॉजिटिव, ठीक. सो जितना डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना डेल्टा एस का वैल्यू लेस ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, उतनी रिएक्शन लेस फीजिबल हो जाएगी, ठीक है ना. तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे मेटल अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. सो ट्रांजिशन टेम्परेचर जब अचीव होता है, उसके बाद डेल्टा जी का वैल्यू काफी तेजी से इंक्रीज होने लगता है. रीजन ये है कि वहां पे वो एंट्रोपिकली बहुत ही लेस फेवरेबल बन जाता है, ठीक है. और लास्ट एक पॉइंट है वो ये हमारे ऑक्साइड्स हैं, मर्करी और सिल्वर के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक. तो आप देख रहे हो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, इनका वैल्यू, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है. डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये काफी अनस्टेबल हो जाते हैं, इनका बनना जो है वो क्या होता है, वो कम होता है, इनका बनना लेस फिजिबल हो जाता है. और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर यहां तक इंक्रीज होगा, दिस टेम्परेचर, उसके बाद उस वक्त क्या होगा, सिल्वर का जो ऑक्साइड है वो नहीं बन सकता, लेकिन इसका अपोजिट होगा. अपोजिट होने का मतलब Ag2O जो है वो खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा. दैट मींस अगर Ag2O से हमें Ag को निकालना है बाहर, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करना है. टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से Ag2O जो है वो खुद ही सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या बन जाएगी, नॉन फिजिबल बन जाएगी, ठीक है ना. इसी तरीके से मर्करी और सिल्वर, इन दोनों के ऑक्साइड्स खुद ब खुद रिड्यूस होते हैं टू देयर मेटल्स, metallic mercury and metallic silver, just by increasing the temperature, because जैसे आप इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन नॉन फेवरेबल हो जाएगी और ऑक्साइड बनने के बजाय वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा. आपका सिल्वर अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक.